गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही हैं होंगे। अच्छा, देखिए हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है वेक्टर्स। बिल्कुल सही, ये वही वेक्टर्स है जो आप मैथ्स में पढ़े हैं। बट बेटा रिलैक्स हो जाइए, मैथ्स का वेक्टर से फिजिक्स का वेक्टर्स काफी इजी है ना, क्योंकि वेक्टर्स एक मैथ्स का सब्जेक्ट है। तो ऑफ कोर्स वेक्टर्स जो मैथ्स में होगा वो बहुत ज्यादा होगा और जो फिजिक्स में होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, एक चीज पर फोकस कीजिएगा। देखिए हमने आपको बताया था या फिर आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो होते हैं जिनको आप मेजर कर सको, जिनको आप कैलकुलेट कर सको। जैसे आपकी हाइट है ना, ये बेंच का लेंथ, मेरा मास, किसी का एक्सेलरेशन, किसी का वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट पर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। देखिए सभी के सामने ये वर्ड लग रहा है कितना, हाउ मच, है ना। सो यू कैन कैलकुलेट एग्जैक्टली हाउ मच इट इज। कोई भी चीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या क्या पढ़े हैं आप लोग, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो ये सभी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सो इट्स वेरी इजी माय डियर स्टूडेंट्स। अ फिजिकल क्वांटिटी is a quantity which can be measured, which can be calculated. Okay, fine. Now, a physical quantity can be of two types. ठीक है, पहला है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। It's very easy to understand. You all know. यहां देखिए, स्केलर का मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, इन सब का डायरेक्शंस नहीं होता है बेटा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि इस मार्कर का मास कितना है, तो आप बोलिएगा होगा सर 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा। तो क्या आप ऐसा बोलिएगा कि सर इसका मास 200 ग्राम नॉर्थ है, हाँ इसका मास 300 ग्राम कोटा टू दिल्ली है, ऐसा बोलिएगा। कोटा राजस्थान में जो है और दिल्ली, कोटा से दिल्ली की ओर इसका मास 200 ग्राम है, ऐसा नहीं कहते हैं आप, है ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, व्हाट इज द टाइम, तो आप क्या बोलोगे, सर अभी तो बज रहा है 1:30 बज रहा है सर। तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, है कि नहीं। डू वी नीड टू मेंशन द डायरेक्शन? ऐसा कोई डायरेक्शन है क्या टाइम का? नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन नहीं है, यानी डायरेक्शन के बिना ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। यानी ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अगर आपको किसी चीज स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू पता चल जाए तो बस हो गया, उसके बारे में जितना बताना था बता दिया, है ना। जैसे डिस्टेंस हमने आपको पढ़ाया था, मोशन चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। आप अपने घर से जब कोचिंग क्लास में जाते हो तो ऐसा ऐसा मुड़ मुड़ के जाते हो, एकदम स्ट्रेट तो नहीं आ गए, है कि नहीं। एकदम घर से निकला स्ट्रेट कोचिंग क्लास, ऐसा तो है नहीं आप मुड़ मार के आए, कभी राइट टर्न लिए कभी लेफ्ट टर्न लिए। तो देखिए आपका डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, आप जिस रास्ते से चलकर अपने घर से यहां तक आएंगे वो रास्ते का लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब वो रास्ता किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में था क्या? नहीं था, इसीलिए डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही कुछ स्केलर क्वांटिटीज है जिसका मतलब ये होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन नहीं होना। ओके, अच्छा। और दूसरा टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। यानी मैग्नीट्यूड अगर आप बता देंगे एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा।
वरना आप यूं सोचिए कि अधूरा बात कह दिया हमने, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि इस टेबल के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, एक लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इस पर फोर्स लगाया। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन। तो मैंने इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। तो तुरंत आपसे सामने वाला पूछेगा कि सर आपने इसको किस तरफ फोर्स लगाया? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देने से नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, या फिर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, या फिर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। सी, विदाउट द डायरेक्शन द वेक्टर क्वांटिटी इज इनकम्प्लीट। समझ गए आप? तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना जरूरी है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेरी सिंपल बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह का होता है, एक स्केलर, एक वेक्टर। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वैल्यू के साथ साथ आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, टुवर्ड्स राइट, आपको लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, तभी सामने वाला समझ पाएगा कि आप इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हो। समझ गए? एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको डिस्टेंस समझाने के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था कि ये मान लीजिए आपका घर है, जी फॉर घर, और ये मान लीजिए आपका कोचिंग क्लास है, सी फॉर क्लास। तो आप मान लीजिए ऐसे करके आए, तो देखिए इस चीज का लेंथ अगर मान लीजिए कुछ है, इस चीज का लेंथ कुछ और है, और इस चीज का लेंथ कुछ और है। मान लीजिए 2 मीटर है, ये मान लीजिए 10 मीटर है, और ये मान लीजिए 5 मीटर है। तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 10 और 2 12, 12 और 5 17 मीटर। डिस्टेंस होगा 17 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं आप? यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप गौर से देखिए, आखिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्ट डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन है, कहां से कहां तक? जी से सी की ओर, जी टू सी। लेकिन डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी आप सीधे जा रहे हैं, कभी आप राइट मुड़ गए, कभी आप लेफ्ट मुड़ गए, एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। इसलिए डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज डायरेक्शन। सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। सर मोमेंटम कैसे है सर वेक्टर? वेरी सिंपल, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल सही, मास इंटू वेलोसिटी। अब ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम वेक्टर क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। समझे? मास तो स्केलर है ना, मास तो स्केलर है, तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर है। यानी किसी भी इक्वेशन में, ध्यान से देखिएगा, किसी भी इक्वेशन में, जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू सी डी, अगर इसमें राइट साइड में कोई एक वेक्टर है, राइट साइड में कोई एक वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है। अब आप पूछिएगा सर दोनों वेक्टर है तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही सीखिए कि दोनों में से अगर कोई एक वेक्टर है और दूसरा कोई स्केलर है, तो फिर ये वेक्टर ही होगा। समझ गए आप? इसको कोई कंफ्यूजन वाला तरीके से मत समझिए, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी में से वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर है। समझे? एरिया वगैरह ये सब वेक्टर है। ओके, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर दो तरह से क्लासिफाई होता है, ये आप समझ गए होंगे। नाउ मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि आप वेक्टर आखिर क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स में वेक्टर पढ़ते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन फिजिक्स में वेक्टर की जरूरत क्या है? मैं आपको समझाऊंगा। देखिए,
फिजिक्स में वेक्टर की जरूरत इतनी क्यों है? आप मुझे बताइए 3 + 2 कितना होता है? 3 + 2 3 + 2 होता है 5, सबको पता है, ठीक है। लेकिन मैं मान लीजिए इस टेबल पर रखा हुआ एक ब्लॉक को, ये क्या है बेटा, कोई भी एक मास का टुकड़ा है, तो टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक पर मैं ना 2 तरह का फोर्स लगाऊंगा। फोर्स क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो 2 तरह का मैं फोर्स लगाऊंगा। एक इधर लगाऊंगा फोर्स F, कितना, राइट साइड में कितना लगाऊंगा, इसका नाम दूंगा मैं F1, 3 न्यूटन, ठीक है। और एक मैं फोर्स लगाऊंगा इस डायरेक्शन में, उसका नाम मैं दूंगा F2 और वो लिख दूंगा मैं 2 न्यूटन। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द टोटल फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन दिस मास। तो क्या आपका आंसर = 5 न्यूटन होगा? देखिए 3 न्यूटन फोर्स मैंने लगाया F1 और 2 न्यूटन मैंने लगाया F2। तो टोटल फोर्स क्या बोलेंगे आप? टोटल फोर्स = F1 + F2। तो F1 कितना है 3 और F2 है 2, तो कितना हो जाएगा 5। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ रहे हैं आप? दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए टोटल मतलब ऐड नहीं होगा। तो आप बोलेंगे तो क्या होगा सर? माइनस होगा क्या? देखिए ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो सब हम बाद में समझेंगे। आप सिर्फ ये समझिए कि किसी ने आपको बोला 3 और 2 कितना होता है, तो आपने कहा 5, और ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्केलर था, क्योंकि ये स्केलर था। बेटा बचपन से आप लोग जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो बचपन से करते आ रहे हैं, वो स्केलर क्वांटिटी के कर रहे हैं, इसीलिए उसमें आपको कोई मुसीबत नहीं आई। आप सीधा ऐड करने बोला तो ऐड कर दिए, माइनस करने बोला तो माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई करने बोला तो मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड करने बोला तो डिवाइड कर दिए। लेकिन यहां पर देखिए आपको बोला ऐड करने के लिए, आपने ऐड किया, बट आंसर गलत है, क्योंकि ये वेक्टर है। क्योंकि वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी होता है। समझ रहे हैं आप? किसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी होता है। आपने क्या किया? सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया और आंसर बोल दिया 5, जबकि ये गलत बात है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी होता है वेक्टर में, और वो तो हमने देखा ही नहीं। डायरेक्शन ऑपोजिट था ना बेटा, वो तो हमने देखा ही नहीं। तो इसीलिए हमें फिजिक्स में वेक्टर पढ़ना पड़ता है, समझे? क्योंकि ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी होता है। यानी ऐसे कई वेक्टर क्वांटिटीज है जिनके साथ हमको डील करना पड़ेगा, जैसे फोर्स, मोमेंटम, और भी बहुत कुछ है जो आप लोग नहीं सुने हैं। उन सब के साथ हमें डील करना पड़ेगा। उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि वेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में वेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है कि नहीं? ओके, तो ये हो गया आपको एक इंट्रोडक्शन दिलाना कि वेक्टर और स्केलर होता क्या है ना? हमें बेसिकली ये समझ में आ गया कि वेक्टर जो है उसका प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से हम बचपन से करते आ रहे हैं, समझे? और हमें हर चैप्टर में वेक्टर को डील करना पड़ेगा, हमें हर चैप्टर में वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटीज को डील करना पड़ेगा। इसीलिए हमें यह सीखना बहुत जरूरी है कि उनको ऐड कैसे किया जाए, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, उनको डिवाइड कैसे किया जाए, उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। ये 4 चीज सीखना
बहुत जरूरी है। समझ में आ गया आपको? तो इससे पहले कि हम वो सब सीखें, हमें कुछ बेसिक बातें सीखनी होंगी। जैसे पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर को आप शो कैसे करते हैं, पब्लिक को कैसे बताएंगे। देखिए, इट्स वेरी सिंपल। मैंने मान लिया कि एक टेबल है ना, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है, और उस पर मैंने फोर्स लगाया ऐसा टेढ़ा। समझ गए? ये लाइन कैसा है? ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये टेढ़ा है, इट्स इंक्लाइंड। तो ये एक फोर्स है। तो उसको आप पब्लिक को कैसे शो कीजिएगा कि मैंने वेक्टर बनाया है? तो वेरी सिंपल, देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसा एफ लिखकर ऊपर एक एरो। गौर कीजिएगा बेटा, ये फोर्स इंक्लाइंड था, बट एफ के ऊपर जो एरो हम लिखते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। क्या है, कुछ बच्चे पूछते हैं, सर ये फोर्स के ऊपर एरो तो ऐसा होना चाहिए ना सर। गलत बात बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड है कि आप ऊपर वाला एरो हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। समझे आप? तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज, जो जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है? तो कैसा? कैपिटल लेटर विथ अ हॉरिजॉन्टल एरो ओवरहेड। तो वेरी इजी, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को। अच्छा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पर दो वेक्टर्स बनाए हैं, ए और बी। देखिए मैंने ए और बी कैसा लिखा है। ए ऐसा है ना, और बी इस तरह से है। लेकिन मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया, आपको मैं कैसे बता रहा हूं? ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो। समझ गए? अच्छा, अगर ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का इस एरो पार्ट को कहते हैं हेड, और ये पीछे वाला पार्ट को कहते हैं टेल, पूंछ। सिमिलरली देखिए, इस बी वेक्टर का टेल कौन सा है? ये, और हेड कौन सा है? ये जानना जरूरी है। समझ गए? अच्छा, एक और चीज है बेटा जो मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने लिखा नहीं है, वो है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये सब सिंपल, कैसा वेक्टर सिंपल है, चैप्टर काफी सिंपल है। फिजिक्स का वेक्टर तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, सपोज कीजिए मैंने बोला कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ये जो फोर्स मैंने लगाया, ये फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 10 न्यूटन? कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? ऐसे। ये क्या है बेटा? ये है मॉड, मॉड का सिंबल है ये, मॉड्यूलस। ये बना दिया, इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड में इसका सिर्फ वैल्यू लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए आप मेरा बात? जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए, मान लीजिए ये मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर है, और वैल्यू है इसका मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड इसका। तो आप क्या लिखिएगा? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये वेक्टर मान लीजिए, ये भी वेलोसिटी है मान लीजिए, और ये मान लीजिए 9 मीटर पर सेकेंड है। तो आप कैसे लिखिएगा? मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। यानी मॉड कर देने से क्या होता है बेटा? मॉड कर देने का मतलब होता है आप सिर्फ उसका वैल्यू बता रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। समझ गए आप? मॉड लिख दिया तो डायरेक्शन आप नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो क्या आपको समझा कि हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेरी सिंपल, कोई वेक्टर है मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर, तो आप कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर। आपको इस वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू बताना है, तो आप ऐसा करके लिख दीजिएगा कि 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? वैल्यू बताना रहा तो ऐसा, समझे? और किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना रहा तो बस ऐसा। मॉड दे दिया मतलब वैल्यू बताना पड़ेगा। ठीक है? ओके। इसका अगला छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मतलब
कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल आप कैसे समझेंगे कितना है? तो मैंने लिखा है, देखिए, दैट एंगल इज कंसिडर्ड विच इज बिटवीन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स। दैट एंगल, वो एंगल आपको कंसिडर करना है जो कि दो वेक्टर के टेल के बीच में बना है, और वो एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। आई विल गिव यू एग्जांपल। पहला डायग्राम देखिए आप, हमारे पास दो वेक्टर्स है, तीनों एग्जांपल्स में दो वेक्टर्स है। एक वेक्टर ए है, कैसे लिखूंगा? ऐसा। एक वेक्टर बी है, कैसे लिखूंगा? ऐसा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल इसने बताया 30 डिग्री। किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप तुरंत चेक कीजिए कि क्या ये एंगल दोनों के टेल्स के बीच में है? हाँ है। क्या ये एंगल 180 से छोटा है? हाँ है। तो यही आंसर है। कितना इजी है ना? लेकिन यहां देखिए, क्या ये एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्या ये 120 डिग्री एंगल दोनों के टेल के बीच में है? क्या है, बच्चे लोग थोड़ा घबराहट में इसको देखते बराबर बोलते हैं, सर ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है। लिखो, आप लिखो, लिखो, आप लिखो। लेकिन ये गलत बात है। रूल क्या है? द एंगल मस्ट लाई बिटवीन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स। इज 120 डिग्री बिटवीन द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? नो। तो कैसे पता चलेगा यार? कैसे पता चलेगा? हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है? हम एक नया टॉपिक बना देंगे उसके लिए, बहुत मस्त है, मुझे बहुत पसंद है वो टॉपिक। ऐसा कि अ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अ वेक्टर कैन बी या इज अलाउड टू मूव freely in space। स्पेस मतलब अंतरिक्ष नहीं, यही कहीं है ना, इन स्पेस, बट विदाउट रोटेटिंग इट। सर इसका मतलब क्या है सर? अरे बड़ा आसान है, देखो, मान लो ये एक वेक्टर है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हो, बस घुमाना मत, रोटेट मत करना, क्योंकि रोटेट करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर वेक्टर का वजूद खराब हो जाएगा। तो मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, आपको दिख रहा है कैसा है? हाँ, उस तरफ, फैन की तरफ। तो मैं इस वेक्टर को ऐसा आगे, पीछे, दाएं यानी राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, किसी टेढ़ा डायरेक्शन में कैसा भी मूव कर सकता हूं मैं इस वेक्टर को। आई एम अलाउड टू मूव दिस वेक्टर इन स्पेस फ्रीली। बस रोटेट मत कीजिएगा, क्योंकि बेटा रोटेट करने से डायरेक्शन बदल जाता है। आपको यकीन नहीं होगा बेटा, ये क्वेश्चन नीट में आया था, ऑप्शंस थे, तो ये सेंटेंस जिसको समझ में आ गया वो उस क्वेश्चन में 4 मार्क्स उठा लिया। समझे आप? तो मैं वेक्टर को स्पेस में फ्रीली मूव कर सकता हूं, तो मैं इस बी वेक्टर को आगे बढ़ा दूंगा। समझ गए? इसका लंबाई मेंटेन रखूंगा और वेक्टर बी को मैं आगे बढ़ा दूंगा। वेक्टर बी को मैंने आगे बढ़ा दिया, लंबाई उतना ही रखने का कोशिश किया और वेक्टर बी को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब ये भी वेक्टर बी है बेटा, समझ गए? ये वेक्टर बी को मैंने यहां बना दिया। अब देखो ए और बी का टेल साथ में है? बिल्कुल है। तो ये एंगल कितना होगा बताओ जल्दी से? वेरी गुड, 60 डिग्री। समझ गए? यानी दो वेक्टर के बीच में जो एंगल लिखा हुआ है, आंख मूंद कर उसी को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मत मान लीजिएगा। ये दो कंडीशंस देख लीजिएगा कि द एंगल मस्ट बी बिटवीन द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड इट मस्ट बी लेस देन 180। अब ये देखिए तीसरा, ये तो और मजाक कर दिया किसी ने। एंगल बता दिया किसके और किसके बीच में? ए और बी के बीच में 60 डिग्री। क्या है, अपने जो भाई बंधु लोग हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग 60 डिग्री आंख मूंद के लिख देंगे हड़बड़ाहट में।
लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इस वेक्टर को आप यहां बना दीजिए, समझ गए। इस वेक्टर को आप फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, तो आप इस वेक्टर को यहां पर बना दीजिए, रोटेट नहीं कीजिएगा। थोड़ा टेढ़ा लग रहा क्या? हाँ, रोटेट नहीं कीजिएगा। अब ये भी वेक्टर ए है। अब बताइए ये एंगल कितना होगा, कितना होगा यार? नसीब से उतना ही होगा। तो आंसर इज 60 डिग्री। समझ में आया है ना? बट ये नियम नहीं है, याद रखिएगा, ये कोई नियम नहीं है, नसीब से आ गया 60 डिग्री। समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लीजिए, आप मुझे आंसर दीजिए। एग्जांपल 4, आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर ए एंड हॉरिजॉन्टल। मैं आपको एक वेक्टर बना के दे रहा हूं, मैं आपको एक वेक्टर बना के दे रहा हूं, ये रहा वेक्टर। आप बताइए ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? तो आप हॉरिजॉन्टल कहां बनाइएगा? टेल के पास बनाइएगा। हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, तो आपने टेल के पास बना दिया हॉरिजॉन्टल, और ये जो एंगल दिया रहेगा मान लीजिए 45 डिग्री, वही आंसर होगा आपका 45 डिग्री। तो देखिए मैंने टेल के साथ एंगल देखा, समझ में आया? हाँ, समझ गया ना? ठीक है। तो ये रहा बेटा एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आए। आगे बहुत मजा आएगा, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद वाले लेक्चर्स में बहुत ही मजा आएगा। समझे कैसा? किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन को मजेदार बनाने के लिए हम दोनों को बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है ना? तो आपने क्या सीखा बेटा? डायरेक्शन है तो वेक्टर है, नहीं है स्केलर। क्यों सीखते? क्योंकि स्केलर को बचपन से ऐड करते आ रहे हैं जिस तरह से, वेक्टर्स नहीं ऐड होता है उस तरह से, ना ही माइनस होता है उस तरह से, ना ही मल्टीप्लाई होता है उस तरह से। तो हम किस तरह से वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, वही हमको आगे सीखना है। बट उससे पहले हम छोटा मोटा बात सीख लिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पहचानते हैं, वेरी सिंपल, उनके टेल्स का बीच का एंगल देखा जाता है और वो एंगल 180 से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक और छोटा सा एग्जांपल लास्ट, मैंने आपको एक वेक्टर दिया ऐसा और एक वेक्टर दिया ऐसा, और ये वाला एंगल मैंने आपको बोल दिया 230। तो क्या ये एंगल देखिए, ये एंगल टेल टू टेल ही है ना? ये एंगल टेल पर ही बन रहा है, बट ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो एंगल होगा, अच्छा 330 मान लीजिए, ये जो एंगल होगा कितना होगा बेटा? पूरा कितना होता है? 360, 360 होता है ना पूरा गोल, उसमें से ये कितना है? 330, तो ये कितना होगा? 30। तो आंसर इज 30, नॉट 330। समझ गए आप? आंसर इज 30, इट शुड बी लेस देन 180। तो थैंक यू वेरी मच, आपने कोऑपरेट किया, इस वीडियो को पूरा देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छा बात सीखेंगे और अच्छा।